उस दिन गोली शोधन से उठे तूफान के बाद लगभग पूरे काले सम्राट मंडप का विषय इस डरावनी ताकत वाली सफेद कपड़े वाली महिला के साथ साथ उस रहस्यमय कीमियागर पर भी इकट्ठा हो गया था। कई लोग उस इमारत के बाहर निगरानी रख रहे थे, कुछ सुराग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि गोली शोधन समाप्त होने के बाद इमारत के भीतर थोड़ी सी भी गतिविधि नहीं थी। बेहद मजबूत हत्या के इरादे के कारण किसी की भी लापरवाही से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। बाहरी दुनिया में हो रहे हंगामे की परवाह किए बिना उस मंडप के मालिकों ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। कुछ लोग अजीब विचारों के साथ मिलने आए, लेकिन बुद्धिमानी से वे केवल बंद दरवाजे के बाहर छोड़े जाने के बाद ही जा सकते थे। इन लोगों में स्वाभाविक रूप से खुद को बेहद महान समझने वाला मोया भी शामिल था। जबकि कल इस मामले को लेकर बाहरी दुनिया में हंगामा मच गया था, जियो यान ने पहली बार अपने थके हुए शरीर को गुप्त कक्ष से बाहर निकाला। लिटिल फेरी डॉक्टर और जी यान, जो लिविंग रूम में पहरा दे रहे थे, यह देखने के बाद तुरंत आगे आए कि जियो यान आखिरकार गुप्त कक्ष से बाहर आ गया है। जब उन्होंने देखा कि उसकी आंखें खून के निशान से भरी हुई हैं, तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन धीरे से आहें भरी। क्या यह व्यक्ति वास्तव में इतना पागल था जब उसने गोलियां परिष्कृत की? आप 2 दिन तक गुप्त कक्ष में रहे। अगर तुम बाहर नहीं आते तो हम जबरदस्ती दरवाजा तोड़ देते। लिटिल फेरी डॉक्टर मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी भौहों को सीधा दबाया और डांटा। उसने जियो यान को मेज पर रखी सारी चाय एक ही बार में पीते हुए देखा। जब जियो यान ने लिटिल फेरी डॉक्टर को डांटते हुए सुना तो वह केवल मुस्कुराया। जोंग ब्रेकिंग पिल का शोधन पूरा करने के बाद भी वह नहीं रुके। इसके बजाय आराम करने और अपनी डुक्यूई को ठीक करने के बाद उसने एक बार फिर कड़ाही खोली और कुछ अन्य औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया। इसलिए उन्होंने जो समय व्यतीत किया वह थोड़ा अधिक था। हालांकि इस तरह के निरंतर शोधन के कारण जियो यान बेहद थक गया था, लेकिन अंत में उसे बेहद समृद्ध इनाम मिला। उनकी वर्तमान संपत्ति उन्हें नीलामी में लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। क्या इन 2 दिनों में कोई परेशानी हुई? जियो यान ने अपना चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ मूर्ख लोगों के अलावा कोई भी आकर हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता, लिटिल फेरी डॉक्टर ने उत्तर दिया। के ऐसा लगता है कि आपने खुद को उजागर करके बहुत से लोगों को गलत इरादे से रोका है। जवाब देते समय जियो यान मुस्कुराया। मैं जियो गेट के किसी व्यक्ति से मिला। वह व्यक्ति आपका दूसरा भाई होना चाहिए। वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी है जिसकी ताकत उसके बगल में डूजोंग क्लास में है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से खुलासा किया। वह पहली बड़ी सुकियान होनी चाहिए। वह इनर एकेडमी में एकमात्र विशिष्ट डूजोंग है। जियो यान थोड़ा मुस्कुराया। जब वह धीरे धीरे बोल रहा था तो उसकी उंगली ने मेज को धीरे से थपथपाया। क्या आप उनसे मिलने की योजना नहीं बना रहे हैं? जियो यान ने धीरे से अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सोचा। उन्होंने कहा, फिलहाल नहीं। इस ब्लैक एम्परर सिटी में बहुत सारे बूढ़े राक्षस आए हैं। वे सभी बोधिसत्व शारीरिक परिवर्तन लार के कारण यहाँ है। यदि हम इस समय जियो गेट के साथ अपने संबंधों को उजागर करते हैं, तो इसके बजाय उनमें से कुछ लोग चुपचाप मददगारों की तलाश करेंगे। इस तरह महत्वपूर्ण क्षण में खुद को प्रकट करना हमारे लिए बेहतर होगा। यह आप पर निर्भर करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को कोई चिंता नहीं थी। उसने अपनी भूरी बैंगनी आंखें उठाई और बेतरतीब ढंग से कहा, वह मोया इन पिछले 2 दिनों के दौरान कई बार आया है। उन्होंने कहा कि काले सम्राट संप्रदाय के संप्रदाय नेता हो तियानजिंग आपको एक सभा के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। हालांकि मैंने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि आप औषधीय गोलियों का शोधन कर रहे हैं। उन्हें अस्वीकार करना ठीक है। जियो यान ने सिर हिलाया।
जैसे ही उसने पूछा मोतियान जिंग की ताकत कैसी है, उसके दिल में तुरंत एक विचार कौंधा। वह भी एक विशिष्ट डू जोंग है और लगभग मेरे जैसा ही है। उन्हें 4 सितारा डू जोंग माना जा सकता है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उत्तर देने से पहले कुछ सोचा। एक 4 सितारा डू जोंग हूँ। जियो यान ने खुद से बुदबुदाया, यह सही है। डेमन फ्लेम वैली के किनारे भूरे वस्त्र वाला व्यक्ति भी डू जोंग होना चाहिए। ऐसा लगता था जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ याद आ गया हो, इसलिए वह अचानक फिर से बोली। जियो यान ने अपनी भौहें बुनी। उसकी चलती हुई उंगली धीरे धीरे रुक गई, इससे पहले कि वह आंख भरता, जैसा कि अपेक्षित था। मैंने कहा कि डेमन फ्लेम वैली केवल फैंग यान को आने की अनुमति नहीं देगी। हालांकि इस व्यक्ति को डू जोंग वर्ग में आधा फुट का माना जा सकता है, वास्तविक डू जोंग की तुलना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। दरअसल उनके पास एक छिपा हुआ कार्ड है। मुझे आश्चर्य है कि भूरे रंग के इस रहस्यमय वस्त्रधारी व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी अपना सिर हिलाया। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति की आभा अत्यंत अस्पष्ट थी। यदि वह उस दिन उसके करीब न होती तो संभव था कि उसे भी इस व्यक्ति की ताकत का पता लगाने में बड़ी कठिनाई होती। वह दूसरों से भी पूरी तरह अनजान थी। ऐसा लगता है कि यह काला सम्राट शहर शांत नहीं होगा। बोधिसत्व शारीरिक परिवर्तन लार में रुचि रखने वाले बहुत सारे गुट हैं। हालांकि इसमें से केवल एक ही है। ही, मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन सी पार्टी सबसे बड़ी विजेता बनेगी। जियो यान ठंडे स्वर में हंसा। उन्हें अंदेशा था कि इस बार की नीलामी खून से रंगी होगी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। उसने तुरंत जियो यान की लाल आंखें देखी और असहाय होकर कहा, आपको पहले जाकर आराम करना चाहिए। ऐसी थकावट आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है। यह सुनकर जियो यान को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बार उसकी थकावट सचमुच बहुत ज्यादा थी। यदि वह शीघ्र स्वस्थ नहीं होता तो संभावना थी कि उसके शरीर पर कोई बोझ और क्षति हो जाती। फिलहाल नीलामी शुरू होने वाली थी और उसके बाद की घटनाएं सुचारू नहीं होंगी। उसे हर समय अपने शरीर को चरम स्थिति में बनाए रखने की आवश्यकता थी। केवल तभी वह गारंटी दे सकता था कि वह किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन से आश्चर्यचकित नहीं होगा। उस स्थिति में मैं पहले जाकर स्वस्थ हो जाऊंगा और कल नीलामी शुरू होने से पहले अपनी पुरानी स्थिति को ठीक करने का प्रयास करूंगा। जियो यान ने आँख भरी, उठ खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर रात के आकाश की ओर देखा। फीकी आवाज में बोलने से पहले वह अनजाने में मुस्कुराया। लगता है आज की रात नींद हराम करने वाली रात होगी। रात्रि का आकाश चुपचाप विदा हो गया। जब सुबह सूरज की पहली किरणें दिखाई दी तो ब्लैक एम्परर सिटी, जो रात भर के लिए शांत हो गया था, में तुरंत धरती हिला देने वाली जीवंतता उभर आई। मनुष्य सभी दिशाओं से तेजी से बाहर निकले और तेजी से बड़ी खाली सड़कों पर भर गए। ये मानव आकृतियां जिस दिशा में जा रही थी वही दिशा थी। वह स्थान शहर के मध्य में विशाल नीलामी हॉल था। आज पिछले 100 वर्षों में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर आयोजित सबसे बड़ी नीलामी का दिन था। आने वाले विशेषज्ञों की संख्या पहले से ही पिछली किसी भी नीलामी से अधिक हो गई थी। इसका प्रभाव ब्लैक कॉर्नर रीजन के हर एक कोने पर भी पड़ा था। सुबह की धूप की एक किरण खिड़की से फैलती हुई एक कमरे में दाखिल हुई। आखिरकार वह एक काले कपड़े पहने बिस्तर पर क्रॉस लेग्ड बैठे एक युवक पर रेंगती हुई पहुंची। काले कपड़े पहने उस युवक की कसकर बंद आंखें सूरज की रोशनी में चमक उठी। एक क्षण बाद सहसा उसकी आंखें खुल गई। जियो यान के शरीर से अचानक एक जागृत शेर की तरह एक असामान्य रूप से शक्तिशाली आभा निकली।
यह जियो यान के शरीर से तब तक फैलता रहा जब तक कि इसने पूरे कमरे को भर नहीं दिया। उसकी काली काली आंखों में एक पदार्थ जैसी जेनहरी लौ टिमटिमा रही थी। जियो यान के शरीर की सतह को ढकने वाला काला वस्त्र हवा की उपस्थिति के बिना लहरा रहा था। इससे बार बार फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी और काफी देर बाद उसकी आंखों में आग की लपटों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। आग से रोशनी गायब होने के बाद जियो यान के शरीर पर वस्त्र चुपचाप शांत हो गए। उन्होंने एक बार फिर जियो यान की त्वचा को दबाया। जब जियो यान ने अपने शरीर के भीतर डुक्यूई को महसूस किया तो उसकी आंखों में कुछ खुशी आ गई। यह 2 दिन पहले की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि इन 2 दिनों के दौरान गोलियों के पागलपन के कारण वह बेहद थक गया था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी थकान को सहन करने और एक रात के प्रशिक्षण के बाद उसकी डुक्यूई में वास्तव में सुधार हुआ था। हालांकि इस प्रकार की प्रगति बहुत कम थी, क्योंकि यह दिनों और महीनों में जमा हुई थी। यह उसकी सफलता से पहले केवल समय की बात थी। जियो यान बिस्तर से नीचे कूदा और बेतरतीब ढंग से खुद को धोया, जिसके बाद उन्होंने एक असामान्य रूप से बड़ा काला वस्त्र निकाला और उसे पहन लिया। उन्होंने डुपेंग पहना था जिसकी छाया से उनका पूरा शरीर ढका हुआ था। मुस्कुराने से पहले जियो यान की उंगली ने उसकी स्टोरेज रिंग को धीरे से रगड़ा। तभी उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अपने कमरे से बाहर चला गया। लिटिल फेरी डॉक्टर और जी यान, जो पहले से ही हॉल में इंतजार कर रहे थे, जब उन्होंने काले कपड़े पहने इस व्यक्ति को बाहर निकलते देखा तो चौंक गए। जी यान हंसने ही वाली थी कि तभी उसके सिर पर एक काला कपड़ा डाल दिया गया, जिससे उसका सिर ढक गया। इसे पहन लो, नहीं तो फर्स्ट एलर और बाकी लोग तुम्हें पहचान लेंगे। लिटिल फेरी डॉक्टर ने पहले ही खुद को प्रकट कर दिया है, इसलिए उसे इसे पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियो यान ने जी यान की ओर देखते हुए बोला, जिसने काला लबादा एक तरफ फेंक दिया था। इतने बदसूरत कपड़े मैं नहीं करूंगा। जी यान का चेहरा कड़वा था। हालांकि उसने इस तरीके से बात की, लेकिन एक क्षण बाद जियो यान की नजरों के सामने वह हार गई। उसने उदास होकर काला चोगा पहन लिया। एक छोटा सा काले वस्त्र वाला विचित्र बच्चा दिखाई दिया। चल डर, आज की नीलामी संभवतः बहुत रोमांचक होगी। जियो यान उन 2 लोगों को देखकर मुस्कुराया जो तैयार थे। उसने आगे बढ़कर दरवाजा धक्का दिया और बाहर चला गया। जी यान और लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पीछे पीछे चले। आज नीलामी शुरू होने के कारण मंडप के बाहर इंतजार कर रहे सभी लोग तितर-बितर हो गए थे। इससे उन्हें कुछ परेशानी से राहत मिली। ब्लैक एम्परर पैवेलियन से बाहर निकलने से पहले उन तीनों ने अपने मार्ग की पहचान की। के भाई यान जियाओ, आपने सचमुच मुझे इंतजार कराया है। जियो यान का समूह इस क्षेत्र से बाहर निकला ही था कि एक सफेद व्यक्ति उनकी ओर आया। उनके कानों में एक हंसी का संचार हुआ। एक आत्मा जो बिखरती नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर की भौहें सीधी थी जब वह मोया की गर्म मुस्कान को देख रही थी। जियो यान के मन में इस साथी के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। काले लबादे के नीचे की नजर मोया पर पड़ी और फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, जूनियर संप्रदाय नेता, क्या कोई मामला है? मोया ने जियो यान की ओर देखा जो एक बड़े काले लबादे के नीचे छिपा हुआ था। उसकी नजर अनायास ही लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर चली गई। उसके हिलते चेहरे पर ठंडक को देखकर उसके दिल में तीव्र गर्मी पैदा हो गई। उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड टैबलेट निकाला और हंसे। के यह नीलामी के लिए एक वीआईपी सीट है। केवल ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के वे प्रसिद्ध विशेषज्ञ ही इसे प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। मैंने अपने पिता से एक प्राप्त करने के लिए अपनी सारी सांसें खर्च कर दी।
धन्यवाद। कनिष्ठ संप्रदाय नेता जियो यान का दिल खुश हो गया जब उसने उस साथी के चेहरे पर सौम्य भाव देखा। उसने अनाप शनाप तरीके से जेड टैबलेट उसके हाथ से ले लिया। बिना कोई अन्य धन्यवाद कहे वह मुड़ा और ब्लैक एम्परर पैवेलियन के बाहर निकल गया। चुपचाप हंसते हुए जी यान और लिटिल फेरी डॉक्टर ने मोया के चारों ओर एक चक्कर लगाया और उसका पीछा किया। मोया का चेहरा घूम गया। उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आने से पहले उसने अपने दिल में जियो यान को बुरी तरह से कोसा। हालांकि वह बस पीछा करने ही वाला था कि एक बर्फीली ठंडी आवाज ने उसके चेहरे को तुरंत कठोर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। यदि आप अपनी लंबी उम्र के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो आप हमारा अनुसरण कर सकते हैं।